दोस्तों, प्लूटो हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर में मौजूद एक ड्वार्फ प्लेनेट है जिसकी खोज 1930 में की गई थी। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, पर जब हमने धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के बारे में और जानना शुरू किया तब हमें पता चला कि प्लूटो की तरह ही हमारे सौरमंडल में सैकड़ों स्मॉल प्लेनेट मौजूद हैं। ऐसे में 2006 में आखिरकार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया। 2006 में लॉन्च किया गया नासा का न्यू होराइजन इस ड्वार्फ प्लेनेट का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। जुलाई 2015 में यह मिशन प्लूटो के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस ड्वार्फ प्लेनेट का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चला, जिसने वैज्ञानिकों का इस ड्वार्फ प्लेनेट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक इनएक्टिव आइस जाइंट है जहां वैज्ञानिकों के जानने के लिए कुछ खास नहीं है, पर न्यू होराइजन द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि प्लूटो हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव है। यहाँ एक्टिव आइस वोल्केनोज और नाइट्रोजन आइस से बने हुए विशाल पहाड़ मौजूद हैं। साथ ही प्लूटो में एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ तेज हवाएं चलती है। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ के मोटे परत के नीचे लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं, जहाँ किसी प्रकार का जीवन फल फूल रहा होगा। पर न्यू होराइजन मिशन के दौरान हमें प्लूटो का अध्ययन करने के लिए केवल कुछ दिनों का समय ही मिला था। साथ ही फ्लाई बाय की वजह से हम प्लूटो के केवल 40% हिस्से का ही अध्ययन कर पाए थे, वो भी काफी पुराने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसकी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा प्लूटो के बारे में और अच्छे से जानने के लिए और उसको लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए एक विशेष मिशन प्लूटो ऑर्बिट मिशन पर काम कर रहा है, जो कि लंबे समय तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस वाटर और उसके मून्स का अध्ययन कर सकेगा। दोस्तों, ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो कीपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। कीपर बेल्ट मुख्य रूप से नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद आइसी बॉडीज का एक सोलर डिस्क है, जहां लाखों की संख्या में आइसी कॉमेट्स और प्लूटो, होमिया, एरिस, मैके जैसे ड्वार्फ प्लेनेट मौजूद हैं। प्लूटो के लिए नासा ने अब तक कोई स्पेसिफिक मिशन लॉन्च नहीं किया है। प्लूटो के बारे में मिली हमें अब तक की सारी जानकारी न्यू होराइजन नाम के इंटरप्लेनेटरी मिशन से ही मिली थी, जिसके बाद में जाकर 4 जनवरी 2019 को एक और कीपर बेल्ट ऑब्जेक्ट अल्टीमा थ्यूली के फ्लाई बाय को पूरा किया गया। न्यू होराइजन्स मिशन से हमें प्लूटो के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नई थी, और इसी मिशन ने वैज्ञानिकों के लिए एक आम सा लगने वाला ड्वार्फ प्लेनेट को बेहद ही खास और रोचक बना दिया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक आइसी ड्वार्फ प्लेनेट है जो कि लाखों सालों से इनएक्टिव है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, जहां सदियों से किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती होगी, और इसी वजह से शुरू में वैज्ञानिकों ने इस ड्वार्फ प्लेनेट पर कोई खास रुचि भी नहीं दिखाई थी। पर हाल ही में प्लूटो पर किए गए अध्ययनों और न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है कि प्लूटो एक बेहद ही एक्टिव सोलर बॉडी है, जहां नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि काफी हद तक हमारे पृथ्वी की तरह है। दिन के समय सरफेस में जमी हुई बर्फ भाप बनकर उड़ने लगती है, जो कि तेज हवाओं के जरिए इस ड्वार्फ प्लेनेट के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर तय करती है। पर रात के समय यहाँ का तापमान काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये वापस नाइट्रोजन आइस के रूप में जम जाते हैं। यह सिलसिला लाखों सालों से यहाँ चल रहा है। साथ ही यहाँ सरफेस पर वैज्ञानिकों को एक्टिव आइस वोल्केनोज का भी पता चला है, जो कि यह बताता है कि प्लूटो का कोर अभी भी काफी एक्टिव हो सकता है। वैज्ञानिकों को यहाँ सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन आइस से जमे हुए कई किलोमीटर विशाल पहाड़ों का पता भी चला है। जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सरफेस का अध्ययन किया तब उन्हें पता चला केवल कुछ लाखों सालों पहले तक यह ड्वार्फ प्लेनेट जियोग्राफिकली काफी एक्टिव रहा होगा। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार काफी संभावना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। जब न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के फ्लाईबाय को अंजाम दिया तब यह इसके केवल एक साइड का ही अध्ययन कर पाया, यानी इस ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो के बारे में हमारी जानकारी काफी कम है। यह मिशन प्लूटो के केवल 40% सरफेस को ही मैप कर पाया और उसका अध्ययन कर पाया। साथ ही न्यू होराइजन्स मिशन में मौजूद
मौजूद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काफी पुराने और कम एडवांस थे, जो कि वैज्ञानिकों के आज के जरूरतों के हिसाब से डेटा जुटाने और प्लूटो के सरफेस का अच्छे से अध्ययन कर पाने में नाकाम रहे। अगर हमें प्लूटो के सरफेस, उसके एक्टिव कोर और वहां मौजूद सब सरफेस ओशन का अच्छे से अध्ययन करना है तो हमें वहां और भी आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जाना होगा। साथ ही अगर हमें प्लूटो और उसके मून्स के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी है तो हमें फ्लाई बाय की जगह उसके ऑर्बिट में रहकर उसका और उसके मून्स का अध्ययन करना होगा। यानी कि हमें प्लूटो पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजना होगा जो कि उसके ऑर्बिट में रहकर कई सालों तक अध्ययन कर सके। साथ ही सरफेस, उसके कोर, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती तक भेजे, जिसकी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी कई सालों से किसी मिशन पर विचार कर रहा था। इसीलिए उन्होंने एक सेपरेट ऑर्बिटर मिशन और प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू किया है। इस मिशन का प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए नासा ने SWRI यानी कि साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया है। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट इससे पहले न्यू होराइजन्स मिशन के प्रोटोटाइप पर भी काम कर चुका है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अच्छे से पता है कि इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह के स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोपल्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी। प्लूटो पर भेजे जाने वाले इस मिशन को अब तक कोई साइंटिफिक नाम नहीं दिया गया है और अभी इसे प्लूटो ऑर्बिटर मिशन के नाम से ऑपरेट किया जा रहा है। यह ऑर्बिटर न्यू होराइजन क्लास का एक स्पेसक्राफ्ट होगा जिसमें प्लूटो का अध्ययन करने के लिए आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे, जो कि इसके नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन आइस से भरे हुए सरफेस और पहाड़ और उसके एक्टिव कोर, सब सरफेस वाटर और उसके चारों मून्स का करीबी से अध्ययन करेंगे। इसमें एक काफी आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी मौजूद होगा जो कि न्यू होराइजन्स के ट्रांसमिशन सिस्टम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, ताकि यह स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिटर द्वारा जुटाई गई जानकारियों को जल्द से जल्द धरती पर भेज सके। प्लूटो तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में आधुनिक केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिसका उपयोग इससे पहले ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज में भेजे गए डुआन मिशन में किया गया था, जो कि कम समय में इस स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लान के मुताबिक रहा तो इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद यह 2 सालों की यात्रा कर हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा, जिसके बाद ये ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी का उपयोग कर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और प्लूटो तक का अपना 7 से 8 सालों का लंबा सफर शुरू करेगा। उम्मीद है कि यह स्पेसक्राफ्ट 2040 तक इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये इसके सबसे बड़े मून शेरन के ग्रेविटी का उपयोग कर प्लूटो के ऑर्बिट में दाखिल होगा। यह करीब 2 से 3 सालों तक प्लूटो के ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसका और उसके चारों मून्स का करीबी से अध्ययन करेगा और अपने मिशन के दौरान यह बार बार प्लूटो और उसके सबसे बड़े मून शेरन के ऑर्बिट से होकर गुजरेगा, जिस दौरान यह इनके सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस वाटर, मैग्नेटिक फील्ड, आइस पोल्स का करीबी से अध्ययन करेगा। कुछ सालों के बाद जब यह अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर लेगा तब यह अपने दूसरे स्टेज मिशन को शुरू करेगा। इसका दूसरा मिशन होगा कीपर बेल्ट और उसमें मौजूद सोलर बॉडीज का अध्ययन करना। न्यू होराइजन्स मिशन, जो कि अभी कीपर बेल्ट में मौजूद है, उसने हमें बताया है कि कीपर बेल्ट अभी भी काफी एक्टिव है, जहां इंसानों के खोजने और अध्ययन करने के लिए काफी कुछ मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिक चाहते हैं कि प्लूटो ऑर्बिटर मिशन अपने दूसरे चरण में कीपर बेल्ट का अध्ययन कर ले, ताकि एक ही मिशन के जरिए 2 साइंटिफिक मिशन को पूरा किया जा सके। पर अभी यह मिशन काफी दूर है और अभी केवल इसके प्रोटोटाइप और फिजिबिलिटी स्टडी पर ही काम शुरू हुआ है। ऐसे में भविष्य ही बताएगा कि यह मिशन कभी अस्तित्व में आएगा भी या नहीं। ऐसे में आप इस मिशन और हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।